हेलो लर्नर्स, वेलकम टू क्लास 7th हिस्ट्री। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और नया इंटरेस्टिंग चैप्टर, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में, गुप्ता एम्पायर के कोलैप्स के बाद भारत एक बड़े एम्पायर से छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया। इसलिए इस पीरियड को रीऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि नए रूलर्स और डायनेस्टीज अपना अपना किंगडम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। Our first topic is why age of reorganization। इस पीरियड को एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ही क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए। लेट्स सी। नंबर वन, पॉलिटिकल चेंज। गुप्ता एम्पायर के कोलैप्स के बाद एक बड़ा सेंट्रल एम्पायर खत्म हो गया। अब अलग अलग रीजन्स में नए राजवंश उभर कर आए। नंबर टू, कॉन्फ्लिक्ट्स। इन नई डायनेस्टीज के बीच लगातार वॉर्स और स्ट्रगल्स हुई अपने एरिया एक्सपेंड करने के लिए, जैसे कन्नौज के लिए ट्रापाइट स्ट्रगल। नंबर थ्री, डिसेंट्रलाइजेशन। पावर अब सिर्फ एक एम्पायर के हाथ में नहीं थी, प्रोविंसेस और लोकल रूलर्स भी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। नंबर फोर, रीऑर्गेनाइजेशन। हर डायनेस्टी अपना किंगडम दोबारा ऑर्गेनाइज कर रही थी, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना के। इसलिए हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को नाम दिया एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और सुनने के साथ साथ इसकी स्लाइड्स को भी वीडियो रोक के जरूर पढ़िएगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेस्टीज एंड रूलर्स। इस टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपना नाम बनाया मौर्यन एम्पायर के बाद। सबसे पहले है शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्पमित्र शुंग, जो एक मौर्यन जनरल थे। उन्होंने अपने रूल को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक रिचुअल है जिसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जहां जहां वो घोड़ा जाता था, घूमता था, उस एरिया पे किंग अपना कंट्रोल डिक्लेयर कर देते थे। अगर कोई दूसरा रूलर उस घोड़े को रोकता था तो उस रूलर को युद्ध करना पड़ता था। मतलब एक पॉलिटिकल सिंबल था ये, पावर और एक्सपेंशन का। शुंग ने वैदिक रिचुअल्स को भी दोबारा जिंदा किया, लेकिन उन्होंने दूसरे रिलीजन्स को भी सपोर्ट किया। इनके समय में हमने बुद्धिस्ट आर्ट के बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखे, जैसे कि भरूच सुप्ता कार्विंग। चलिए अब बात करते हैं सतवाहंस की। सतवाहंस का रूल मेनली डेक्कन रीजन में था, आज के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इनकी कैपिटल थी अमरवती। इनका मैरीन टाइम ट्रेड विद रोमन्स काफी स्ट्रॉन्ग था। उनके कॉइन्स पर शिप्स की तस्वीर भी होती थी, जो एक प्रूफ था कि उनका समुद्री व्यापार काफी अच्छा चल रहा है। सबसे फेमस रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। उनको उनका नाम गौतमी पुत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी माँ का नाम गौतमी बाला श्री था। सतवाहंस ने हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन सबको सपोर्ट किया, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस भी था। आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं कार्ल और नान गेट केव्स, जहां हमें उनके समय के इंस्क्रिप्शंस और आर्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं चेरी डायनेस्टी की। चेरी डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर थे खारवेल। उनकी अचीवमेंट्स लिखी हैं हाथी गुफा की इंस्क्रिप्शंस में। उनको भिक्षु राजा भी बोला जाता था क्योंकि वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। उनके समय के उदयगिरी खानगिरी केव्स बनाए गए हैं, जो रॉक कटिंग आर्किटेक्चर के फेमस एग्जाम्पल हैं। नाउ साउथ किंगडम्स, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। चोलास के फेमस रूलर थे कर्णिकल चोला। उन्होंने ग्रैंड एनीकट इरिगेशन सिस्टम बनाया, जो आज भी तमिलनाडु में यूज होता है। चेहरास चेहरास अपने ट्रेड विद रोमन के लिए मशहूर थे। स्पाइसेस, आइवरी, पर्ल्स जैसे आइटम्स एक्सपोर्ट करते थे। पांड्यास, ये डायनेस्टी अपने नेवल पावर के लिए मशहूर थी। इनके थ्रू वो सी रूट कंट्रोल करते थे, ट्रेड प्रोटेक्ट करते थे और कभी कभी दूसरे कोस्टल एरियाज पे भी अटैक करते थे। इस वजह से पांड्यास का अरब और रोमन ट्रेडर्स के साथ भी कांटेक्ट था। साथ ही ये लोग पर्ल्स के लिए फेमस और अपनी जनरोसिटी और हीरोइज्म के लिए भी जाने जाते थे। साउथ इंडिया के समय का एक और हाईलाइट था संगम लिटरेचर, जिसमें पोएम्स लिखी गई हैं लव, वॉर और जनरोसिटी पर। फेमस एपिक है शिलापतिकरम, कन्नई की स्टोरी, जो एक डिवोटेड और ब्रेव वुमेन
थीं। इंडो ग्रीक्स। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया से वापस गए तो उनके कुछ जनरल्स और डिसेंडेंट्स यहाँ बस गए। ये लोग मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सेटल हुए। इंडो ग्रीक्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ग्रीक और इंडियन कल्चर का ब्लेंड। इनके कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉइन्स पर हमें ग्रीक गॉड्स और इंडियन गॉड्स दोनों के चित्र मिलते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है हेलियोडोरस पिलर, जो इन्होंने लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट है हमारे शकास। शकास ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से आए और सेकेंड सेंचुरी बीसीई से फिफ्थ सेंचुरी सीई तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उन्होंने रूल किया। इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था शका संवाद कैलेंडर, जो आज भी इंडिया का ऑफिशियल नेशनल कैलेंडर है। शकास ने भी अपने कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें अपनी हिस्ट्री छोड़ के गए हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारे कुशनास। कुशनास भी सेंट्रल एशिया से आए और उनका एम्पायर इंडिया में स्ट्रॉन्ग बना, स्पेशली कनिष्क के समय। कनिष्क एक ग्रेट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिस्ट थे। उन्होंने बुद्धिज्म आर्ट और लिटरेचर को सपोर्ट किया। कुश ने सी रूट कंट्रोल किया, जिससे इंडिया चाइना का ट्रेड जो था वो फ्लरिश हुआ, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। आर्ट स्कूल्स बनाए। गंधार स्कूल जो ग्रीक स्टाइल में था और मथुरा स्कूल जो इंडियन स्टाइल में था। कृष्णास के जो कॉइन्स से बहुत ज्यादा फेमस हैं, उसमें बुद्धा और हिंदू गॉड्स दोनों शिव के चित्र हमें मिलते हैं। कल्चरल कंट्रीब्यूशन नंबर 1, लिटरेचर। इस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए। पतंजलि ने अपना योग सूत्र लिखा। साउथ इंडिया में संगम पोएट्री लिखी गई जो लव, वॉर और डेली लाइफ पर थी। रामायण और महाभारत को भी कंपाइल किया गया। नंबर 2, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट साइट जैसे भरूच सुप्ता और उदयगिरी केव इस टाइम डेवलप हुई। दो बड़े आर्ट स्कूल भी बने, गंधार स्कूल और मथुरा स्कूल। नंबर 3, रिलीजन। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन एक साथ एग्जिस्ट करते थे, मतलब रिलीजन डाइवर्सिटी और टॉलरेंस थी। नंबर 4, इंस्क्रिप्शन एंड न्यूमरल्स। राइटिंग के लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई। इस समय अर्ली न्यूमरल डेवलप हुए जो आगे चल के मॉडर्न नंबर्स का बेस बने। कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए ये याद रखने का पीरियड है लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन एंड इवन न्यूमरल्स की डेवलपमेंट की वजह से। ट्रेड एंड इकोनॉमी, मतलब उस टाइम का ट्रेड और इकोनॉमी कैसी थी। नंबर 1, सतवाहंस। सतवाहंस ने रोमन के साथ ट्रेड किया। उनके कॉइन्स पर शिप के चित्र मिलते हैं जो प्रूफ है कि उनका समुद्री व्यापार बहुत अच्छा था। नंबर 2, खुशनास। खुशनास ने सिल्क रूट कंट्रोल किया। ये ट्रेड रूट चाइना को रोम से कनेक्ट करता था और इंडिया बीच का लिंक बन गया। नंबर 3, चेहरास। चेहरास मेनली एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि स्पाइसेस, टिम्बर, आइवरी। नंबर 4, पांड्यास। ये लोग पर्ल के लिए फेमस थे। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी जो ट्रेड और सी रूट प्रोटेक्ट करती थी। नंबर 5, एग्रीकल्चर। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, फार्मिंग भी इम्पोर्टेंट थी। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड एनीकट इरिगेशन सिस्टम। नंबर 6, रेवेन्यू यानी कि आमदनी। रूलर्स की इनकम आती थी टैक्सेस, टोल और डोनेशन से। इस टाइम की इकोनॉमी ट्रेड प्लस एग्रीकल्चर दोनों पर डिपेंड करती थी और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई पोस्ट मौर्य एरा इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मौर्य एम्पायर के बाद छोटे छोटे डायनेस्टीज उभरी, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और नए किंगडम्स ऑर्गेनाइज हुए। नंबर 2, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायनेस्टी शुंग, सतवाहंस, चोलास और कुश ने पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन और आर्ट में अपना अपना रोल प्ले किया। गंधार और मथुरा आर्ट। गंधार आर्ट ग्रीक इन्फ्लुएंस है और मथुरा आर्ट इंडियन सैंडस्टोन से बेस्ड है। नेक्स्ट है संगम लिटरेचर, तमिल पोइट्री बेस्ड ऑन लव, वॉर एंड डेली लाइफ। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी, ट्रेड विद रोमन, सिल्क रूट, एक्सपोर्ट्स प्लस एग्रीकल्चर विद इरिगेशन। लास्ट है कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स इज इक्वल्स टू रूलर्स के नाम, ट्रेड का प्रूफ और इंस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू हिस्ट्री और रिलीजन का रिकॉर्ड। तो लर्नर्स, अगर आप ये पॉइंट्स याद रखते हैं तो आप एग्जाम क्वेश्चंस इजीली टैकल कर पाओगे।
थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।